हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 69। पंडित जी पूजा घर से बाहर आते हुए बोले, आ रहे हैं। कहते हुए वह बाहर आए। मंडप पर बैठे लड़के को देखकर वह उल्टे पैर वापस जाने वाले थे कि अकाया ने उन्हें रोक लिया। पंडित जी जल्दी करिए, अगर अस्मित को गुस्सा आ गया तो आपके साथ मैं भी जाऊंगा। उसने कुछ इस तरह कहा जैसे वह अस्मित का आदमी हो और अस्मित के गुस्से से डरा हुआ हो। पंडित जी मंडप के पास आए। अपनी जगह पर बैठते हुए उन्होंने गला साफ किया और शादी की विधियां शुरू हुई। कार्तिका के हाथ कांपने लगे थे। उसके झुके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। अस्मित धीरे से उसके कान में बोला, ये सिर्फ एक नाटक है। उस लड़के के जाने के बाद हम चले जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी शादी हो चुकी है। उसकी बात सुनकर कार्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अस्मित ने अपना चेहरा सामने कर लिया। कार्तिका तो दिल ही दिल में इतनी खुश थी कि क्या कहें। आखिरकार उसका प्लान SUCCESSFU हो रहा था। कार्तिका ने सभी रस्में इतनी आस्था से निभाई कि कोई कह ही नहीं सकता उसे भगवान पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज भोलेनाथ, आज से आप मेरे आराध्य, इससे शादी हो गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं। उसकी मन की आवाज भी काफी एविसॉन्ट कर रही थी। एक बार को तो सामने जल रहा हवन कुंड बुझने तक को आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसी तरह दोबारा जलने लगा। कार्तिका की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। कन्यादान, पंडित जी ने कहा। अरे पंडित जी, हम हैं ना, आप तो मंत्र पढ़िए, अकाया ने आगे आते हुए कहा। उसने जल्दी से कार्तिका का कन्यादान किया। उसे डर था कहीं अस्मित उसे कुछ कर ना दे। सभी रस्में पूरी करने के बाद अकाया जल्दी से पीछे चला गया। बाबा, आपको होना चाहिए था। आपके बिना यह शादी मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी जितना आपके होने पर रखती। फिर भी शादी तो हो रही है। पति तो बन ही चुका है मेरा, मन ही मन सोचते हुए उसने अपने आगे फेरे लेते अस्मित की तरफ देखा। धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी। मंगलसूत्र और सिंदूर पहनाने के बाद कार्तिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। इतना सुनने की देर थी। अकाया तुरंत वहां से भाग गया। अस्मित का इस पर ध्यान सी नहीं गया। कार्तिका के रोने पर वह उससे बोला, आपको रोने की जरूरत नहीं है। कार्तिका, हमारी शादी हुई है और किसी को पता नहीं है। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी। अस्मित, ये सब क्या चल रहा है? तुमने कार्तिका से शादी कर ली। ये आवाज सुनते ही अस्मित के कान खड़े हो गए और कार्तिका के चेहरे पर पल भर के लिए कुछ शैतानी भाव उभर आए, जिन्हें उसने तुरंत ही छिपा लिया। अस्मित मंडप से उठा, साथ में कार्तिका भी। सामने स्नेह खड़ी थी, जिसकी नजरें कार्तिका पर थी। दुल्हन के लाल जोड़े में कार्तिका बला की खूबसूरत लग रही थी। सजी धजी कार्तिका के सामने फिलहाल किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था। हाँ, स्नेह भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसकी खूबसूरत आंखों को शांति देना वाली थी, तो वहीं कार्तिका की खूबसूरती सीधा दिल पर वार करने वाली थी। स्नेह की आंखों में आंसू की बूंदें थी। अस्मित जल्दी से स्नेह के पास गई। गठबंधन से बंधी कार्तिका भी खींचती हुई उसके पीछे चल पड़ी। अपनी आंखों में आंसू समेटते हुए कार्तिका वहां खड़ी थी। स्नेह, ऐसा कुछ नहीं है। हम शादी नहीं कर रहे थे। ये तो कहते हुए उसने वहां देखा जहां कुछ वक्त पहले अकाया खड़ा था, जो अब नहीं था। स्नेह ने कार्तिका की तरफ देखा। आंखों में आंसू समेटे कार्तिका सर झुकाकर सिसक रही थी। स्नेह जल्दी से अस्मित को कार्तिका के पास दूर हटाते हुए बोली, अस्मित, हमें उम्मीद नहीं थी तुम हमारी दोस्त के साथ ये करोगे। हम मानते हैं तुम हमें पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे जुड़े सभी लोगों को इस तरह तकलीफ दो। अस्मित स्नेह से कार्तिका को छुड़ाकर अपने सामने करते हुए बोला, कार्तिका, इन्हें बताओ। इन्हें बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। वो लड़का सब बताओ। कार्तिका ने नजरें फेर ली। उसने अपने आंखों को साफ करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अस्मित कार्तिका के सामने आकर उसका चेहरा ऊपर कर बोला, कार्तिका, आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? आप? अस्मित की बात खत्म होने से पहले मंदिर के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। सबसे आगे वाली गाड़ी पर सरकारी लेबल लगा था। वो कार्तिका के बाबा के थे। उसके पीछे अस्मित के पिता विविध राठौर और उसके बड़े पापा ध्रुव राठौर बाहर निकले। उन्हें देखकर अस्मित का ये सिचुएशन क्या करूं क्या ना करें वाली हो चुकी थी। कहाँ उसने सोचा था अकाया के शांत होते ही कार्तिका अपने घर जाएगी और वह अपने घर। किसी को पता तो था नहीं कि उन दोनों ने यहाँ शादी कर ली थी, लेकिन अब जब सब लोग वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद उन दोनों का अलग रहना नामुमकिन था। अस्मित जल्दी से कार्तिका को कंधों से पकड़ झकझोरते हुए बोला, कार्तिका, कुछ कह क्यों नहीं है आप? कार्तिका गुस्से से उसके हाथ झटकते हुए बोली, हम क्या कहें अस्मित? आपने हमें कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है। हमें आपसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। हमने आपको मना क्या किया, आप तो जबरदस्ती पर उतर आए। कार्तिका की बात से सबसे बड़ा झटका अस्मित को लगा था।
कहाँ वह कार्तिका की मदद कर रहा था, कहाँ वह खुद ही फंस चुका है, वह भी इतनी बुरी तरह। उसकी नजरें कार्तिका के चेहरे पर थी। अस्मित को कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। पल भर के लिए तो उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। कार्तिका की नजरें उस पर ही थी। उसका चेहरा देखकर कार्तिका ने अपना सर झुका लिया। उसे बुरा लग रहा था। अस्मित की नजरों में जो था वह अच्छे से समझ रही थी। कार्तिका ने खुद को संभाल लिया। उसने अपना सर झुका लिया ताकि अस्मित की वह नजरें उसे ना दिखें। उसके देखने का तरीका ही इतना कुछ कह रहा था कि कार्तिका का एक बार को मन किया, छोड़ ये सब और भाग जा। तभी अनुराग भी ऊपर आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास कर अस्मित पर गन तान दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के साथ यह शादी करने की? अस्मित बोला, सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। कार्तिका अपने पापा को सच सच बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। कार्तिका अनुराग का गले लग गई। उसकी पकड़ कस चुकी थी। बुरा भी लग रहा था लेकिन करना जरूरी था। प्रेजेंट। कार्तिका खाई के किनारे पर बैठी नीचे देख रही थी। ठंडी हवा के चलने से वह होश में आई। उसने सर उठाकर देखा तो उस लाल पत्तों वाले पेड़ का सहारा लेकर कार्तिका खड़ी थी। तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिका ने नजरें उठाई तो कार्तिका तुरंत अपनी बात पूरी करते हुए बोली, मतलब ऐसे तो तुम कार्तिका मिश्रा बनकर नहीं रही होगी। मतलब कुछ। कार्तिका हंसी, अहाना तुम्हारे बारे में सब पता है। एक दिन पता नहीं कैसे मैं अपने इस शरीर में आई। आई डोंट नो हाउ उस दिन मैंने तुम्हारे लिए नोट भी लिखा था। कार्तिका को याद आया कि उसे एक नोट तो मिला था जिसमें ही स्लमगिर लिखा हुआ था। हाँ ये वही तो था, उसने खुद से कहा। कार्तिका उससे बोली, मतलब हम दोनों जिंदा हैं तो हमारा शरीर क्यों बदला? पेड़ से टिककर खड़ी कार्तिका बोली, पता नहीं फिलहाल मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सब मैं संभाल लूंगी। कार्तिका उसकी तरफ मुड़कर बोली, अस्मित अब बहुत बदल गया है, बहुत बुरा बन गया है, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो। कहते कहते उसने अपना मुंह बंद कर लिया। पेड़ से टिककर खड़ी कार्तिका एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, जब मरने लग जाऊंगी तो किसी भी कीमत पर तुम्हारे इस शरीर को जरूर बचा लूंगी, ये वादा है मेरा। कार्तिका हैरानी से उठकर उसका चेहरा छूते हुए बोली, ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत, और चेहरा ये तो इस कार्तिका का है, फिर ये मेरा। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। कार्तिका उसका हाथ खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे किसी का छूना पसंद नहीं है। कार्तिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये लाइन तो वह भी हर किसी से कहना चाहती थी जो उससे चिपकते रहते थे, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह किसी से कुछ भी कह सके। कार्तिका उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, अब क्या हुआ? कार्तिका ने जल्दी से ना में सर हिलाया। सामने खड़ी कार्तिका बोली, चलो कपड़े बदल लो, आज से मैं हूं यानी कार्तिका की जगह घर जाऊंगी और तुम अहाना बनकर यहाँ से चली जाओ। मेरे शरीर को फाइटिंग आती है इसलिए मैं फिलहाल रॉ के लिए काम करती हूँ, तो तुम थोड़ी प्रैक्टिस करना सब सीख जाओगी। एक मिनट, तुमने रॉ जैसा क्या कहा? मैं रॉ एजेंट? लेकिन मैंने तो इतनी पढ़ाई की ही नहीं थी। उसने हैरानी से कहा। अहाना चक्रवर्ती, जब मैं तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को ऐसा बना सकती हूँ तो आगे समझ जाओ। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। अहाना ने तुरंत अपने मुंह पर अंगुली रख ली। थोड़ी देर चुप रहने का बाद अहाना धीमी आवाज में बोली, अभी मुझे ये याद नहीं आया है कि तुमने अस्मित को यहाँ से धक्का क्यों दिया। अहाना के सवाल पूछने पर कार्तिका ने फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखा। कार्तिका ने एक लंबी सांस भरकर खुद को शांत किया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद अपनी स्नेह के पीछे कूदा था, और मैं बचाने गई तो नखरे करने लगा। फिर वो अधीर वहां पहुंच गया। मैं उसे बुलाकर आगे लाई तो साले ने पता नहीं मुझे क्या लगाया, जिससे मैं होश में रहते हुए उसकी बताई हुई बातें कहने लगी, और अधीर ने अस्मित के सीने पर चाकू फेंक कर मारा जिससे अस्मित नीचे गिर गया। अहाना ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। कुछ सेकंड सोचने के बाद अहाना बोली, स्नेह ने तुमसे ये क्यों कहा कि अस्मित उसका नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा, और फिर ऐसे दिखाया जिसे तुमने उसे धक्का दिया है। उसी वक्त अस्मित भी वहां पहुंचा और स्नेह के पीछे फिसल गया। अहाना की आंखों के सामने यादें आई उतनी उसने कह दी। कार्तिका उसे देख रही थी। अहाना हंसकर बोली, लेकिन तुम्हारा ये दिल ना अस्मित को देखकर पता नहीं क्यों इतनी जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वह कुछ भी करता है मुझे बुरा हक नहीं लगता। पिछले कितने दिनों से उसने मुझे जेल से भी बदतर तरीके से रखा। मुझे गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है। धड़कने तेज होने के अलावा मेरा पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। 70। कार्तिका हंसी, ये मैं हूं तो मेरी पसंद तुम्हें महसूस होगी ही, लेकिन तुम्हें इस हद तक किसी का पीछे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पापा कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए जीना चाहिए, वह बहुत अच्छे हैं। अहाना ने अनुराग के बारे में सोचकर कहा। कार्तिका की आंखों का सामने अनुराग का चेहरा घूमने लगा।
अपनी आंखों में आए पानी को साफ करते हुए वह बोली, ठीक है चलते हैं, अब तुम्हें किसी अच्छी जगह पर कुछ दिनों के लिए छिपना होगा। अहाना के काफी सारे दुश्मन है। अहाना उसके साथ जाते हुए बोली, और अस्मित अब बहुत अमीर हो गया है। बहुत पैसा है उसके पास। किसी रेयर ग्रुप्स की बात हो रही थी। मैंने अच्छे से यह नाम याद रखा है। कार्तिका के कदम रुक गए। रेयर ग्रुप्स? कार्तिका बुदबुदाई। ज्यादा ही अमीर है क्या? तुम जानती हो? अहाना ने पूछा। कार्तिका की आंखों के सामने कुछ फाइटिंग सीन चलने लगे। 50 मंजिला बिल्डिंग की बैक साइड पर दो फिगर्स लड़ रहे थे। पास में पेट्रोल के ऊपर से बैठी कार्तिका उन दोनों को देख रही थी। प्रेजेंट में कार्तिका मुस्कुराई। रेयर ग्रुप्स काफी बड़ी है। 5 सालों में काफी वृद्धि हो चुकी है। उस कंपनी में सोचा नहीं था अस्मित की कंपनी होगी। लगभग कितने पैसे? अहाना ने जिज्ञासा है पूछा। खरबों की कंपनी बन चुकी है अब तो बहुत पैसे है मतलब लड़के के पास, कार्तिका ने कैजुअली कहा। इसी तरह बातें करते हुए दोनों वहां से निकल गई। रात का वक्त। मिश्रा हाउस। बेटे आप फिर से यहाँ? हमने कहा ना अब हम ठीक है। अनुराग ने दरवाजे के बाहर खड़ी कार्तिका से कहा। कार्तिका जो किसी सोच में गुम थी वह अनुराग जी की आवाज सुनकर पल भर के लिए रुकी। उसने सर घुमाकर अपने बाबा को देखा। अनुराग की नजरें में कुछ परेशानी से भरी थी। कार्तिका उनके पास जाकर उनके गले लग गई। उसकी आंखें कुछ नम थी। ऑफकोर्स उसने अपने पापा को मिस किया था, इतना जितना वह बता नहीं सकती थी। कुछ देर बाद अनुराग अपनी बेटी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। कार्तिका बिल्कुल पहले की तरह बिहेव कर रही थी। बिल्कुल उसी तरह उन्हें खाना खिलाना और बाकी सब जो भी वह कर सकती थी। अनुराग उसे देखकर पानी का ग्लास पकड़ते हुए बोले, आज आप बिल्कुल पहले की तरह लग रही है। हमारी घमंडी बेटी। आपके कहने का क्या मतलब है? कार्मिक ने कड़क अंदाज में कहा तो अनुराग जल्दी ही बोले, नहीं नहीं हमने आपको घमंडी बिल्कुल भी नहीं कहा। हम तो कह रहे थे कि आप अब शांत रहने से ज्यादा गुस्से वाली फीलिंग दे रही है। कार्तिका धीरे से हंसी। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा? आप अपनी दवा लेना भूले कैसे? आप कहें तो मैं यहीं रहती हूँ। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अनुराग मुस्कुरा कर बोले, आपके पति है, परिवार है, आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। वह लड़का कब से आपके लिए इंतजार कर रहा है और आप है कि अपने बाबा के साथ रहने की बातें कर रही है। कार्तिका की आंखें छोटी हो गई। आपको बड़ी चिंता हो रही है उस गुंडे की शादी के वक्त तो सीधा गन। अनुराग हंसते हुए बोले, हम अपनी बेटी का जानते नहीं है क्या? ये सुनकर कार्तिका के चेहरे पर 12 बज गए। मुंह में रखा खाना चबाते हुए वह बोली, कका क्या क्या आप कहना क्या चाहते हैं? देखें, हमने काफी देर सोचा। इतने वक्त तक जब अस्मित गायब रहे तब हमारे दिमाग ने काम किया। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करवाकर दिखा दे। शर्त लगा सकते हैं हम इस बात पर, उन्हें टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। कार्तिका हंसते हुए बोली, वाह बाबा आपने तो सब पता कर लिया। मतलब अस्मित को मैं मंडप में लेकर गई, बंदूक की नोक पर उसे खुद से शादी करने पर मजबूर किया और सबके सामने उसे बुरा बना दिया, है ना? आप यही कहना चाहते हैं ना? अनुराग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह बिल्कुल यही सोच रहे हो। दोबारा टेबल पर हाथ मारते हुए वह बोले, बिल्कुल यही। अब तो हमें पूरा यकीन है कि आपने ही उसे मजबूर किया होगा। हम आपको जानते नहीं है क्या? कितनी तरह की लड़ाइयां सीखी हैं आपने। एक गन से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। कार्तिका उन्हें देखने लगी। अनुराग जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोले, वो हम बस कह रहे थे। आप हैं ही ऐसी गन फाइट भी देखी है ना आपकी, इसलिए। कुछ देर तक वहां शांति बनी रही। अचानक कार्तिका बोली, बाबा आपने सच कहा। हम अस्मित को पसंद करते थे, वो नहीं। उसने कठोर भाव के साथ कहा। अनुराग के गले में खाना अटक गया। उन्होंने पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया। कार्तिका अब भी उन्हें उसी तरह देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह सच कह रही है। अनुराग सदमे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो भी अभी उन्होंने सुना। कार्तिका ऐसे बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कार्तिका आपके ये सब किया? हमें लगा ही था हमारी बेटी को ओवरपावर कर सके, ऐसा कोई देहरादून में था ही नहीं, वो तो आप कोमा में थी, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं कहा। अनुराग ने कहा। आप नाराज नहीं है? हम हैं, लेकिन अब नाराज होकर भी क्या करें? ये सब पॉसिबिलिटी हमने पहले ही सोच ली थी, इसलिए हमने ये भी सोच लिया था कि अगर आपने ये सब किया होगा तो हम क्या क्या करेंगे। अनुराग ने सोचते हुए कहा। कार्तिका ने आराम से सांस ली। वैसे आपको नहीं लगता आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है? बेटे जो सच है वह है। आपको ना आर्मी में, रॉ में या सीबीआई में जाना चाहिए था। आप बेकार ही यहाँ अपनी ताकत वेस्ट कर रही है। कार्तिका हंसी। अब वह क्या बताए? रॉ में तो वह पहले ही ज्वाइन हो चुकी है। ड्युअलिटी भी काफी अच्छी है जब तक हमारे कोई दुश्मन हो। बिना ओपोनेंट के लड़ना बेकार सा लगता है। उसने मन ही मन कहा। तो आपको क्या लगता है
हमें अस्मित से माफी मांगनी चाहिए, अनुराग ने पूछा। कार्तिका शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अनुराग जी को देखते हुए बोली, माफी क्यों मांगनी है? उस गुंडे से जो किया है मैंने किया है। आप आराम से रहे, कुछ वक्त लगेगा लेकिन मैं करूंगी जो करूंगा, आप उससे दूर रहें। ठीक है, अनुराग ने हाँ सर हिलाया। वैसे जहां तक है, वह आप तक नहीं आएगा, और अगर आया तो शायद, उसने अपनी बात आधी ही कही। अनुराग अच्छे से समझ चुके थे कार्तिका क्या कहने वाली थी। खैर यह सब तो उनके दिमाग में कब से चल रहा था। अच्छा ही हुआ जो उन्हें सब पता चल गया, वरना कार्तिका जैसी घमंडी, बदतमीज, बिगड़ल लड़की कहाँ अपनी जान की परवाह करती है। अगर उसे अपनी बात मनवानी हो तो। रात का वक्त, गार्डन, कार्तिका इधर से उधर चल रही थी। इतने वक्त बाद वापस अपने घर आना काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग देता था। तभी उसका फोन बजा। वहां उसका यानी अहाना का नंबर शो हो रहा था। वह कॉल काटने वाली थी लेकिन गलती से कॉल रिसीव हो गई। कार्तिका, मैंने सुना तुमने पापा को सब बता दिया। उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? अहाना ने जल्दी से पूछा। कार्तिका ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं, मुझे लग ही रहा था। ये बात उनके लिए हैरानी भरी हुई, जिनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। उनके लिए नहीं जिन्हें रोज अपनी बेटी के झगड़े निपटाने देहरादून से दिल्ली जाना पड़ता हो। कहते हुए अहाना खुद ही हंसने लगी। कार्तिका चुप रही। अहाना पॉइंट पर आते हुए बोली, वो कल अस्मित मुझे रात को उठाकर ले गया था। मुझे लगता है वह आज भी ये कर सकता है। और तुम्हें पता है उसने कल मुझे बर्फ के ऊपर सुलाया था। और सुबह मेरे कपड़े भी दूसरे थे। और वहां कोई लड़की भी नहीं रहती। कहते कहते वह रोने लगी। कार्तिका ने तुरंत अपना फोन कान से दूर कर दिया। तो क्या हुआ? वैसे भी वो मेरा शरीर है। उसने कपड़े बदले भी हैं तो मुझे देखा है, तुम्हें नहीं समझी। ये सुनते ही अहाना चुप हो गई। लेकिन वेकिन नहीं, खाना खाओ और सो जाओ चुपचाप, मेरे शरीर का अच्छे से ध्यान रखना। अगर फ्यूचर में मैं अपने शरीर में वापस आई और मुझे मेरा शरीर अच्छा नहीं मिला तो। हाँ ठीक है, मैं सो रही हूँ, तुम आराम से मेरे शरीर का ध्यान रखना। कहते हुए उसने फोन काट दिया। कार्तिका दूर दिख रहे जंगल को देखते हुए खुद से बोली, अस्मित अस्मित अस्मित, बिगड़ गए हो यार, मिलना तो पड़ेगा तुमसे। सुबह के 4 बजे, हल्की हल्की ठंड से कार्तिका की आंखें खुली। उसने ब्लैंकेट ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उससे उल्ट उसके हाथों को इससे ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ा। कार्तिका तुरंत उठकर बैठ गई। चारों तरफ देखने पर उसने खुद को घास के ऊपर पाया। वह उठकर बैठ गई। चारों तरफ नजरें घुमाने पर उसे समझ आया कि ये उसका गार्डन नहीं है। यहाँ कुछ अलग था, बिल्कुल जंगल की तरह। चारों तरफ इस लंबे लंबे पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ उसके घर के पास थे तो, लेकिन इतने पास भी नहीं थे। कार्तिका जमीन से उठी। सर घुमाने पर उसे दिखा एक आलीशान फार्म हाउस। वहीं फार्म हाउस के अंदर अस्मित शीशे के सामने खड़ा अपने कपड़े ठीक कर रहा था। इतने में पीछे से रिवाज उसके आया। बॉस, वो जाग चुकी है। अस्मित अपना कॉलर ठीक कर कमरे से बाहर निकल गया। रिवाज ने मसाज कर सभी गार्ड्स को अस्मित के आने की खबर दे दी। वहीं गार्डन में खड़ी कार्तिका भी समझ चुकी थी कि वह अभी कहाँ है। उसने देखा कि कुछ काले सूट पहने गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कार्तिका की नजरें उस पर ही थी। तभी उसे वो दिखा जिसे उसकी नजरें ढूंढ रही थी। उन गार्ड्स के बीच में एक लंबा, पतला, मस्क्यूलर शरीर चलता हुआ कार्तिका की तरफ बढ़ रहा था। कार्तिका की कसी भौहें शांत हो गई। फिलहाल उसे अपनी वह तेज धड़कने महसूस नहीं हो रही थी जो अपने शरीर में हुआ करती थी। अस्मित के लिए अहाना के दिल में कुछ नहीं था, इसलिए कार्तिका अपनी अपनी फीलिंग से बंधी नहीं थी। ना ही उसके अंदर अभी वह पागलपन था जिसकी वजह से उसने इस लड़के को इस हद तक मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे चलते हुए अस्मित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उनके बीच बस अस्मित के एक बड़े कदम की दूरी थी। कार्तिका बिना पलकें झपकाए उबे देख रही थी। अस्मित पहले से काफी हैंडसम हो गया था। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, चाल ढाल पूरी तरफ से बदल चुकी थी। किसी को भी वह एक नज़र में पसंद आने के लिए काफी था। 71। वहीं अस्मित कार्तिका की बेखौफ नजरों का सामना कर रहा था। उन्हीं नजरों का जो उसे मारते वक्त उसे इसी तरह घूर रही थी। बिल्कुल इसी तरह। अस्मित के लिए कुर्सी रखी जा चुकी थी। वह रौब से कुर्सी पर बैठा। कार्तिका को घूरते हुए उसने रिवाज की तरफ देखा। रिवाज ने बॉडीगार्ड को इशारा किया। कार्तिका तो अस्मित को देख रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे नहीं पता, वह कुछ गलत भी नहीं सोच रही थी। कुछ ही देर में वहां एक बड़े सा बॉक्स को लाया गया जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। एक झटके में वह कपड़ा हटाया गया और उसमें एक हल्के भूरे बालों का बड़ा सा भेड़िया पकड़ा हुआ था। कार्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वह भेड़िया काफी गुस्से में लग रहा था, शायद थोड़ा बीमार भी। उसके पैर कांप रहे थे फिर भी वह लड़ने के लिए खड़ा था। उसके खूंखार दांत, चारों तरफ नाचती आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। कार्तिका ने अस्मित को देखा। अस्मित के होठों पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट आ गई। अब ये मत कहना कि तुम इस नहीं जानती।
कार्तिका की नजरों में अब भी कोई बदलाव ना देखकर अस्मित बोला, जब ब्रिज से नीचे पानी में गिरी थी तब इसने ही तुम्हें बचाया था ना। तुम्हें क्या लगा कार्तिका मिश्रा अस्मित राठौर तुम्हारा पास नहीं है तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। स्नेह को मारा था ना तुमने। अब देखो तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छिन लिया तो कहना। मार दो इसे, आखिर शब्द कहकर अस्मित उठकर वहां से चला गया। गार्ड्स ने गन्स निकाल ली। कार्तिका को लगा नहीं था सब इतनी जल्दी हो जाएगा। खैर अस्मित ने ये थोड़ा ज्यादा कर दिया था। कार्तिका ने एक नजर पिंजरे में बंद उस भेड़िए की तरफ देखा, जो खुद को काफी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था। इतने सारे दुश्मनों के बीच उसका बचना नामुमकिन था। कार्तिका को वो याद था, वह कैसे उसे भूल सकती थी। उसकी वजह से ही तो आज वो और अहाना दोनों जिंदा थी, वरना शायद उसका शरीर उस दिन पूरी तरह खत्म हो जाता। अचानक हवा की तेजी से कार्तिका ने पास में खड़े गार्ड की कमर पर टंगा खंजर उठाकर अस्मित से कुछ दूरी पर चल रहे रिवाज की गर्दन से लगा दी। किसी ने बंदूक उठाई भी। उसने दांत पीसते हुए रिवाज की गर्दन पर चाकू दबाते हुए कहा। अस्मित के कदम रुक, जेब में हाथ डालकर खड़ा अस्मित पीछे मुड़ा। कार्तिका को इस तरह देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसकी नजरें रिवाज से मिली। रिवाज ने तिरछी निगाहों से कार्तिका के चेहरे की तरफ देखा। उसकी वह काली गहरी आंखें ब्लैक होल की तरह लग रही थी। रिवाज की ध्यान कार्तिका के चेहरे पर था। ये बात वहां खड़ा हर एक शख्स नोटिस कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लान तुम दोनों ने मिलकर किया है। एक आवाज आई। कार्तिका के होठों पर एक क्रीपी स्माइल आ गई। वहीं रिवाज की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये बात अस्मित ने कही थी। कार्तिका ने अपना पैर उठाकर कसकर रिवाज के घुटने से थोड़ा नीचे मारा। रिवाज लड़खड़ाकर अपने घुटनों पर आ गया। कार्तिका रिवाज की गर्दन को गौर से देखते हुए बोली, चलो ठीक है, हमारा प्लान ही सही, इसे मर ही जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा होना काफी है ना। कहते हुए उसने अस्मित की नजर से नजर मिलाकर धीरे धीरे वह छुरी रिवाज की गर्दन से सरकाने लगी। खून की बूंद छुरी की नोक से होते हुए जमीन पर गिरने लगी थी। अस्मित की आंखें बड़ी हो गई। छोड़ो उसे, जल्दी उस जानवर को आजाद करो, उसने तेजी से कहा। कार्तिका नहीं रुकी। रिवाज को उसके बालों से पकड़ अपनी तरफ उसका चेहरा करते हुए बोली, रिवाज मुझे लग रहा है तुझे मरना होगा। यू नो वॉट, मुझे अस्मित के आसपास मेरे अलावा कोई और बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कार्तिका की क्रीपी स्माइल अचानक से गुस्से में बदलने लगी। साफ था रिवाज आज मरने वाला है। इससे पहले वह छुरी पूरी तरह से उसके रिवाज की सांस नली को काटती एक हाथ ने उस छुरी को पकड़ लिया। कार्तिका फिर हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बीच में आने से मैं इसे छोड़ दूंगी? उसने अस्मित की तरफ देखकर कहा। अस्मित ने एक झटका में छुरी कार्तिका के हाथ से छीनकर दूर फेंक दी और उल्टे हाथ का तमाचा कार्तिका के गालों पर चिपका दिया। बट कार्तिका पहले ही अस्मित की इस मूव को समझ चुकी थी। वह अपनी जगह से हटी और वह थप्पड़ सीधा जाकर लगा रिवाज के गालों को। वह छोटे भाई को मार पड़ी। मैंने कहा था ना, ये लड़का ऐसा ही है, जिसे ये पसंद करता है वही इसके लिए मैटर करता है। जो इसे पसंद करता है उसकी इसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इसलिए छोटे, जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाओ, इससे किसी दिन तुम्हें भी मेरे हालात ना देखने पड़े। अस्मित ने तुरंत कार्तिका का ग्लास पकड़ लिया। अपनी जबान बंद रखो, 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारी औकात पर वापस फेंकते हुए। अपने बाप के डिग होने का बहुत घमंड है ना तुम्हें। अब देखो कैसे सेकंड्स में देहरादून के डिग की इज्जत मिट्टी में मिलती है। कार्तिका के चेहरे पर दिख रहे मजाकिया एक्सप्रेशन डरावने ऑरा में बदल गए। उसकी नजरें तीखी हो गई। गले पर अस्मित की पकड़ होने के बावजूद कार्तिका ने अपना सर टेढ़ा कर एक कदम उसके और करीब जाते हुए बोली, अस्मित राठौर अभी तक जिंदा हो, खुश रहा करो। मेरे पीछे लगे तो जान से जाओगे। और बाबा की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना तुम्हें भी वापस उन्हीं गलियों में उसी हालत में पहुंचाने में मुझे जरा सी भी तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। कार्तिका की आवाज काफी डरावनी साउंड कर रही थी। उसका ऑरा इतना क्रीपी महसूस करवा रहा था कि आसपास खड़े गार्ड्स भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। वहीं अस्मित कार्तिका की आंखों की चमक देखकर हैरानी था। किसी को मारने की बात जब भी हो रही थी, वह तारों की तरह चमकने लगी थी। अस्मित के इस तरह खुद को घूरने पर कार्तिका ने उसे धक्का दे दिया। अस्मित 2 कदम पीछे हुआ, जिसके बाद उसे ध्यान आया। कार्तिका ने उसे धक्का दिया। वह उसकी तरफ बढ़ा कि अचानक एक तेज गुर्राने की आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल एक बड़े पंजे ने अस्मित को कार्तिका से काफी दूर फेंक दिया। भेड़िया आजाद हो चुका था। उसका आकार नौमा भारत में मिलने वाले भेड़ियों से काफी बड़ा और खूंखार था। उसकी नुकीले दांत काफी खतरनाक लग रहे थे और उसकी गुस्से से उबलते नजरें अस्मित के शरीर पर टिकी थी। कार्तिका भी समझ चुकी थी कि अब भेड़िए ने हमला कर दिया है तो कोई शांत नहीं बैठेगा। और ऐसा हुआ भी। आधे गार्ड्स ने गन्स उठा ली और आंखों ने अस्मित को कवर कर लिया। इससे पहले उनकी बंदूकों से गोलियां निकलती,
कार्तिका ने अपनी अंगुलियां घुमाई जिनके बीच कुछ नीडल्स थी। पल भर में वह नीडल्स गन ताने गार्ड्स को लग चुकी थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने की वजह से उन्होंने गन्स नहीं चलाई, क्योंकि वहां उनके बॉस भी थे। पलक झपकते ही सब जमीन पर थे। फिर भी कुछ गार्ड से गोलियां चली। गोली की आवाज से भेड़िया गुस्सा हो गया। एक गोली कार्तिका के पास से होकर गुजरी। उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, भेड़िया कूदकर अस्मित की तरफ चला गया। भेड़िए की प्रवृत्ति ही होती है कि वह हमेशा आजाद घूमे, किसी का उसे बंधक बनाना ये उन्हें पसंद नहीं होता। इसलिए अब शायद वह अस्मित को खत्म करना चाहता था। कार्तिका भी उसके मन की बात समझ चुकी थी। वह जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। भेड़िए ने उसे देखा। कार्तिका के चेहरे पर सख्त भाव थे। भेड़िया जोर से दहाड़ा। कार्तिका की पलकें तक नहीं हिली। उसकी आंखों में देखते हुए वह कठोर लहजे में बोली, मेरे लिए और परेशानियां मत बढ़ाओ। भेड़िए ने गुस्से से जमीन को खरोचा और जोर से दहाड़ मारी। कार्तिका गुस्से से बोली, जाओ यहां से। ये सुनते ही भेड़िए ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसकी अदा ऐसी थी जैसे कह रहा हो, मुझसे बात मत करना। कार्तिका उसे तब तक देखती रही जब तक वह उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच कहीं खो ना गया हो। कुछ वक्त पहले जब वह अपनी शादी से भाग रही थी, तब अचानक अस्मित उसके सामने आ गया था। इससे उसका एक्सीडेंट हो गया। नदी में गिरने के बाद पता नहीं कहां से यह बड़ा भेड़िया उसे ऊपर लेकर आया था। अपने ख्यालों में खोई कार्तिका की नजर उन कठोर नजरों से मिली। वह अस्मित था, जो पता नहीं कैसी कंडीशंस में था। खुली आंखें कार्तिका को देख रही थी, और रिवाज चिल्ला रहा था कि अस्मित की सांसें नहीं चल रही है। कार्तिका ने देखा कि अस्मित के सीने पर भेड़िए ने काफी बड़ा निशान बनाया है। खून धीरे धीरे बह रहा है। घाव दिखने में काफी भयानक लग रहा था। अब तक कार्तिका अगर अपने शरीर में होती तो शायद वह भेड़िया मर चुका होता अस्मित का साथ यह सब करने के लिए। लेकिन अहाना के शरीर ने उसे काफी कुछ सिखाया था। पहले उस जले चेहरे की तकलीफ उसने अकेले बिना किसी सहारे के साथ गुजारी थी। बिना परिवार के रहना, ना घर का ठिकाना ना ही कुछ। इतनी बुरी लाइफ जीने के बाद उसे एहसास था कि उसने अस्मित के साथ क्या किया है। उसकी एक पसंद ने अस्मित की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अस्मित का प्यार मर चुका था। वह इस हद तक बदल चुका था कि अब वह बड़ों की भी इज्जत नहीं करता था। कार्तिका खुद से बोली, बस बाबा को आगे से निशाना मत बनाना, वरना मैं भी नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगी। कहकर वह उन सब के पास आई। अस्मित को HOSPITA ले जाने की तैयारी चल रही थी। कार्तिका को अस्मित के पास आते देख रिवाज उसे पीछे खींचते हुए गुस्से से बोला, तुम भाई के पास भी नहीं जाओगी। मुझे पता है तुम बाकियों की तरह उन्हें भी मार दोगी। कार्तिका ने उसकी आंखों में घूरा। साफ पता चल रहा था वह डरा हुआ है। उसकी धड़कनें नहीं चल रही है। HOSPITA पहुंचने तक वह वैसे ही मर जाएगा। गार्ड्स तुरंत रुक गए। कार्तिका ने अपनी अंगुलियां घुमाई। उन नीडल्स को देखकर सभी अस्मित को जमीन पर छोड़कर किनारे हट गए। कार्तिका जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठी। अस्मित के कपड़े खोलकर उसने उसकी धड़कनें सुनी, जो बंद थी। गर्दन के पास वाली नस को चेक किया, वो भी बंद थी। हाथ की नब्ज चेक की, जिसमें हल्की सी मूवमेंट उसे महसूस हुई। अस्मित कोई दवा लेता है? उसने रिवाज से पूछा। तुम्हें कैसे पता? रिवाज ने मुंह बनाकर जल्दी में कहा। 10 सेकंड्स में मुझे वह दवा चाहिए। तब तक CPR से कुछ होता है तो, कहते हुए उसने उसके हृदय से कुछ नीचे नाप लेकर अपनी पूरी ताकत से दबाव डालना शुरू किया। 72। रिवाज वक्त की नजाकत को समझते हुए घर के अंदर भागा। तेजी से भागते हुए उसने डॉक्टर को भी बुला लिया। वहीं कार्तिका के माथे पर पसीना आ चुका था। कहाँ मर गया ये लड़का? वह बड़बड़ाए। अस्मित की नाक बंद करते हुए उसने उसके मुंह में सांस फूंकी। गिरते पड़ते रिवाज कार्तिका के सामने पहुंचा। इंजेक्शन में दवा भरकर रिवाज ने उसके हाथ में रखी। कार्तिका ने कांच की शीशी उसके हाथ से वापस छीनकर और दवा भरी। ये ज्यादा ओवरडोज है, रिवाज ने सांसें संभालते हुए जल्दी से कहा। कार्तिका उसकी तरफ कांच की शीशे फेंकते हुए बोली, दिल की बीमारियां ऐसे ही ठीक की जाती है। कहते हुए उसने अस्मित के दिल के पास वह इंजेक्शन घोंप दिया। सब शांत हो गया। रिवाज जल्दी से कार्तिका को देखने लगा। कार्तिका के हाथ में अस्मित की कलाई थी। वह पल पल धीमी होती नब्ज कार्तिका महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे वह नब्ज तेज होने लगी। दवा का असर हो रहा था। कार्तिका ने थकी हुई सांस भरी। तभी काफी सारी गाड़ियां भी उनकी तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की पूरी टीम सामने खड़ी थी। सभी अपनी जगह से हट गए। डॉक्टर ने अस्मित को चेक किया। उसकी धड़कनें काफी धीमी चल रही थी। जल्दी कीजिए, इन्हें अंदर ले जाए, डॉक्टर ने कहा। रिवाज ने गार्ड्स की तरफ देखा जिनकी नजरें कार्तिका की तरफ थी। कार्तिका एक कदम पीछे हटी। गार्ड्स ने आगे बढ़कर अस्मित को अंदर पहुंचाया। भले ही यह घर शहर से इतनी दूर था, फिर भी डॉक्टर्स के लिए वहां सारी सुविधाएं थी।
उनके लिए हर एक चीज अवेलेबल थी। कुछ देर बाद हो में कार्तिका अपने वार्डरोब के सामने खड़ी कपड़े देख रही थी। उसने एक झटके में सभी कपड़े जमीन पर फेंके और बिना किसी शर्म के कमरे से बाहर चली गई। कार्तिका का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए बाहर निकलते ही सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी की सेकंड्स की देरी से वापस अपनी जगह पर चली गई। कार्तिका ने सिर्फ 2 टोल पहने थे, एक से बाल ढके हुए थे तो दूसरे से बचा शरीर। होमे इधर से उधर घूमते रिवाज की भी नजरें उस पर पड़ी। तुरंत अपनी नजरें झुकाकर वह बोला, ये क्या हरकत है? इस तरह यहाँ घूमने का क्या मतलब है? कार्तिका उसकी बात इग्नोर कर बोली, फोन दो मुझे। मैं नहीं दूंगा, बॉस ने मना किया है। कार्तिका कंधे उचकाकर बोली, ठीक है फिर अस्मित के नीचे आने तक मैं यहीं बैठती हूँ, फिर उससे फोन लेकर अपना काम कर लूंगी। कहते हुए वह वहां रखे सोफे पर बैठ गई। रिवाज ने नजर उठाने की हिम्मत नहीं की, वहां खड़े हर एक लड़का की नजरें जमीन पर थी। कुछ डर अस्मित का था तो आधे से ज्यादा खतरनाक कार्तिका खुद थी। कुछ देर पहले हुआ हंसा बताने के लिए काफी था कि कार्तिका कुछ भी कर सकती है। क्या मुसीबत है? बड़बड़ाते हुए उसने अपना फोन कार्तिका की तरफ बढ़ा दिया। कार्तिका ने फोन से किसी को कॉल की, मेरे लिए कपड़े लेकर आओ और कुछ जरूरी सामान, फोन, लैपटॉप वगैरह, कहकर उसने कॉल काट दी और फोन वहीं सोफे पर रखकर वापस अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे वक्त बीता, दरवाजे पर कार्तिका के मंगवाए सभी सामान आ चुके थे। गार्ड ने वह सब चीजें रिवाज की इजाजत लेकर कार्तिका के कमरे में रखवा दी। डॉक्टर्स ने अस्मित के ठीक होने की खबर दे दी थी। कमरे में बैठी कार्तिका ने भी सभी बातें अच्छे से सुन ली थी। वह में थी वरना ये लड़का पहले भी मर जाता और अभी भी, कार्तिका ने खुद से कहा। रात का वक्त, कार्तिका बड़ी सी कप में चाय पी रही थी। उसकी नजरें बाहर की तरफ देख रही थी। अंधेरे में दिख रहे वह बड़े बड़े पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी उसे खाने आ रहे थे। उस अंधेरे को देखते देखते कार्तिका धीरे धीरे जोन आउट होने लगी। उसकी नजरें बस एक जगह पर टिकी थी। उसके कानों में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज पड़ने लगी जो उसका ना चिल्ला रही थी। धीरे धीरे कार्तिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक कार्तिका जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों में चिल्लाने की आवाज के साथ आंखों के सामने का नजारा भी बदलने लगा। अचानक एक जोरदार वार के साथ कार्तिका का सर एक किनारे की तरफ झुक गया। हल्की हल्की बारिश के बीच बैठी कार्तिका ने अपने हाथों को देखा। नजरें घुमाने पर उसे एहसास हुआ वह किसी और ही जगह पर है। एक स्टील की रोड कार्तिका के सर की तरफ बढ़ने लगी। कार्तिका के चेहरे से मात्र कुछ सीएम की दूरी पर आकर वह स्टील की रोड रुक गई। दर्द के साथ अपना सर झटकते हुए कार्तिका ने अपने हाथों में पकड़ी रोड को जोर से झटका। सामने खड़ा आदमी जमीन पर मुंह के बल आ गिरा। कार्तिका उठी। उसके संभलने तक एक वार हुआ जिससे वह बाल बाल बची। ऐसे ही दूसरा वार हुआ जिससे भी किसी तरह कार्तिका बच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अचानक वह कहाँ आ चुकी है। शायद अपने शरीर में ये याद आते ही कार्तिका की आंखें चमक उठी। उसने सिचुएशन समझते हुए खुद को लोगों से घिरा पाया। उनका हाथ में रोड थी। कार्तिका पर वार हुआ जिसे उसने बड़ी ही आसानी से संभाल लिया। कुछ ही सेकंड्स में वह सभी जमीन पर पड़े थे। चारों तरफ शांति छाने से कार्तिका ने नजरें घुमाई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसका शरीर काफी कमजोर महसूस हो रहा था। कार्तिका ने अपने हाथों को देखा। खून की धार उसके सर से बह रही थी। खुद को संभालते हुए वह हैरानी के साथ अपनी जगह से कुछ आगे हटी तो बारिश बंद हो गई। कार्तिका ने देखा कि वहां पानी का पाइप टूटा था जिससे पानी बह रहा था, इसलिए बारिश हो रही थी। अपना सर पकड़ते हुए वह 2 कदम आगे बढ़ी कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। कार्तिका ने देखा तो वहां एक जाना पहचाना चेहरा था जो आधा घायल था। 20, तुम यहाँ, उसने दर्द में कराहते हुए कहा। कार्तिका के दिमाग में कुछ यादें स्ट्राइक हुई। उसे सब याद आ गया यहाँ क्या हुआ था। वह लड़का किसी तरह जमीन से उठा। 7, तुम यहाँ क्यों हो? शायद हमें छुट्टी मिल चुकी थी। फिर तुम्हारा मिशन पर होना। मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ। वो तो इन लोगों ने मुझ पर अटैक किया तो, उसने सफाई दी। जिसके बाद चुप हो गई। कार्तिका ने चारों तरफ देखा। शायद अभी वह देहरादून में ही थी। उसने उस लड़के की तरफ देखा। उसकी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। किसी को जानते हो यहाँ? 20 ने अपना सर हाँ में हिलाया कि तुरंत ना में हिलाया। कार्तिका की आंखें तीखी हो गई। अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए वह बोली, सीधा जवाब दो। वक्त नहीं है मेरे पास। 20 ने मुड़कर देखा। पीछे जमीन पर पड़े लोग हिल तक नहीं रहे थे। माना कि वह दोनों एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि कार्तिका इतना कुछ भी कर सकती है। इन लोगों ने उसे हरा दिया था, जबकि इस लड़की ने उनकी इतनी ट्रिकी फाइट को सेकंड में खत्म कर दिया था। वापस मुड़कर भी नहीं देखा। मम्मा मैं मिशन पर हूँ, देहरादून में किसी को नहीं जानता, उसने कहा। कार्तिका ने अपना कंधा पकड़ा।
उसे इतने वक्त बाद दर्द का एहसास हो रहा था जो सबसे बुरा था। अपना कंधा झटकते हुए कार्तिका आगे चलते हुए बड़बड़ाई, पता नहीं किसके हाथ लगी, मैं भी बड़ी मुश्किल से वहां लोगों को डराया था। अब वहां भी सब खराब ना कर दे। चलने के बाद उसने पीछे देखा जहां कोई नहीं था। पीछे देखा वहां 20 अपनी बांह पकड़कर खड़ा था। चलो अब, कार्तिका के गुस्से से अब उसे डर लगने लगा था। मिशन में तो उसने इस लड़की ने कम समझ लिया था, साथ में उनकी पूरी टीम ने। इन फ्यूचर वह सभी कभी मिले तो 20 उन्हें हर एक चीज बताने वाला था। फिलहाल लंगड़ाते हुए वह कार्तिका के पीछे चला गया। अपने शरीर में आकर कार्तिका को साफ तौर पर कमजोरी महसूस हो रही थी। इस शरीर की हालत काफी खराब लग रही थी। सड़क पर कुछ देर चलने के बाद कार्तिका ने चारों तरफ देखा। वहां ऊपर किसी जगह का बोर्ड लगा था जिसे वह जानती थी। अपना शरीर चेक करने पर उसे अपनी कसी हुई टाइट जीन्स में फोन मिला, जो भीग चुका था। कुछ देर पटकने पर वह खुल गया। कार्तिका ने जल्दी से किसी को कॉल किया। कुछ सेकंड्स बाद फोन रिसीव हुआ। हेलो छोटे, जल्दी यहां पहुंच। दिक्कत हो गई है यार। दी सुबह ही तो तेरा पति तुझे उठाकर ले गया था। तुम दोनों क्या करते रहते हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। छोटे बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। लोकेशन भेज रही हूं। फोन खराब हो गया है। जल्दी आ, कहकर कार्तिका ने कॉल काट दी। अंगड़ाई लेते हुए कार्तिका खुद से बोली, अस्मित तो अभी ठिकाने पर है। ज्यादा दिक्कत की बात नहीं चाहिए। अचानक कार्तिका के पूरे शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ी। उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। कार्तिका हैरानी का साथ हंस पड़ी। ये सब फिर से, बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों के सामने अस्मित की वह तस्वीर घूमने लगी। जब गार्ड्स के बीच से निकलता हुआ वह लड़का उसे घूर रहा था, और फिर उसकी वह नजरें जो मरने की हालत में पहुंचने के बाद उसे घूरे जा रही थी। कार्तिका के दिल में टिस सी उठी। उसकी आंखों में पानी भरने लगा था, जिसे सेकंड्स में ही उसने छिपा लिया। कार्तिका, सब ठीक है। अपने इमोशन संभालना सीख। एक ना एक दिन तुझे तेरा शरीर वापस मिल ही जाएगा, फिर क्या करेगा? वैसे नहीं मिलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, उसने खुश होकर खुद से कहा। वहीं उसके बगल में पहुंच चुका 20 उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। कार्तिका की हरकतें ही ऐसी थी। कार्तिका को भी इस बात का एहसास हो गया। वह 20 की तरफ देखकर अपना गला साफ कर बोली, नाम क्या है? विवाह। कहते कहते वह रुका। कार्तिका उसके जहन में चल रहे सवाल समझ गई। अब दूसरों के सामने तुम्हें 20 तो नहीं कह सकती ना, उसने झल्लाहट के साथ कहा। विवांश। विवांश कपूर, उसने झिझकते हुए कहा। ठीक है चलो, कहते हुए वह आगे बढ़ने लगी कि फिर लड़खड़ाए विवांश ने हाथ आगे किया, लेकिन कार्तिका को छुआ नहीं। कार्तिका ने खुद को संभाला। कुछ देर बाद एक कार उनके सामने आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट का शीशा नीचे हुआ। एक जाना पहचाना चेहरा देखकर कार्तिका के चेहरे सुकून तैरने लगा। विवांश को बैठने का इशारा कर कार्तिका खुद उसके बगल में जाकर बैठ गई। यार अपूर्व, यू आर द बेस्ट, तेरे जैसा भाई भगवान सबको दे। अपूर्व ने उसे घूरा। कार्तिका की हालत काफी बुरी थी। उसके साथ खड़े लड़के की हालत उससे भी बुरी थी। दोनों काफी पीटे थे। दी, तू क्यों ऐसा काम करती है? अब बाबा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? चल तू HOSPITA चलते हैं। अपूर्व, ज्यादा नहीं लगी है यार, तू है ना पर्सन डॉक्टर? मुझे लग रहा है मैं बेहोश होने वाली हूँ। कमजोरी महसूस हो रही है, तू थोड़ा संभाल लेना, कहकर कार्तिका सीट से टेक लेकर सो गई। अपूर्व ने एक नजर पीछे सीट पर बैठे लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, लेकिन उसने खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश की। कुछ देर बाद अपूर्व ने गाड़ी रोकी। कार्तिका बेहोश हो चुकी थी। सामने एक छोटा सा घर था। अपूर्व ने कार्तिका को गोद में उठाकर पहुंचाया। बाहर आने तक विवांश गाड़ी से बाहर निकला हुआ था। अपूर्व उसकी तरफ बढ़ा। मैं मदद कर देता हूं। विवांश ने उसकी मदद ले ली। अपूर्व बोला, दी के साथ है आप या रास्ते में? 73। अपूर्व विवांश को गेस्ट रूम में पहुंचाकर का पाक करके आया। विवांश तब तक बेहोश हो चुका था। खून काफी बह चुका था। अपूर्व ने अपने साथ लाया बॉक्स खोला। विवांश को इलाज कर अपूर्व कार्तिका के कमरे में चला गया। इंजर्ड तो वह भी बहुत थी। विवांश हैरान था अपनी बहन के इतना घाव देखकर, उसकी हालत काफी खराब थी। खैर अभी वह कर भी क्या सकता था, इसलिए कार्तिका का इलाज कर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के वक्त कार्तिका की नींद आधी रात को टूटी। अपने शरीर में दर्द महसूस होने पर उसे पता चल गया कि अभी भी वह अपने ही शरीर में है। उसने अपना शरीर जरा सा हिलाया तो किसी ठंडी चीज से कार्तिका का शरीर टच हुआ, जिससे उसने अपनी आंखें खोली। इससे पहले कार्तिका कुछ समझती वह एक तरफ गिरती चली गई। एक सेकंड्स बाद कार्तिका की आंखें फैल गई। उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसकी पलकें हल्की सी झुककर उसके होठों के बेहद करीब आ गई। कार्तिका अपने हाथ उठाए, जिन्हें अगले ही पल सामने खड़े उस बड़े शख्स के हाथों ने अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर कर दिया।
उसकी कमर को अपने शरीर के बेहद करीब कार्तिका के होठों को ऐसे छू रहा था जैसे अपने अंदर का सब कुछ कार्तिका के अंदर डाल रहा हो। एक अजीब सा प्रेशर कार्तिका को महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ उसके ऊपर आ चुका हो। कुछ सेकंड्स लगे कार्तिका को सब समझने में, लेकिन तब तक उसकी सांसें कम पड़ने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने हाथ छुड़ाकर अस्मित की गर्दन पकड़ उसे खुद से दूर किया। यह अस्मित क्या है यार, कार्तिका ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह कितनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। 5 सेकंड से भी कम समय लगा अस्मित को वापस कार्तिका के कामुक दिख रहे होठों को अपने होठों में भरते हुए। कार्तिका की आंखें चारों तरफ घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक अस्मित कहां से उसके पास उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे ये भी याद था कि अस्मित को कितनी बड़ी चोट लगी थी, इसलिए वह अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्मित की हरकतें ही बुरे से बुरे अंदाजे की तरफ बढ़ रही थी। वह इसमें क्या करें फिर से अस्मित को गर्दन से पकड़ पीछे कर कार्तिका आंखें बड़ी कर बोली, अस्मित पिट जाओगा, मैं बता रही हूं तुम्हें मारकर खुद विधवा बन जाऊंगी। कार्तिका के चेहरे पर सीरियसनेस देखकर अस्मित रुका। उन दोनों के बीच महज हवा गुजरने का फासला था। कार्तिका को उसकी आंखें कुछ अलग रही थी। फीलिंग्स समझना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आज पहली बार अस्मित के करीब होने पर उसे अपनी धड़कनों से ज्यादा अस्मित की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही उसका दिल फट जाएगा। वहीं अस्मित कार्तिका के करीब अचानक से झुका, जिससे कार्तिका हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे गिर गई। शशशः अपने दीवार से लगे सर को संभाल कर उठी। कार्तिका अस्मित के घर अपने कमरे में बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी। साफ मतलब था ये उसका सपना था। अपना सर पकड़ते हुए कार्तिका खुद से बोली, सपने भी इतने गंदे क्यों आने लगे हैं, वह भी अहाना के शरीर में। शायद कल कुछ ज्यादा ही हो गया। कार्तिका शावर लेकर अपने कपड़े पहनकर हो में आई। सोफे पर रिवाज सो रहा था। दीवार पर टंगी घड़ी पर 7 बज रहे थे। घर में कोई नौकर नहीं था। लाइट ब्लू बिजनेस सूट पहने कार्तिका काफी एलिगेंट लग रही थी। उसे काम से जाना था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंगुलियों में फोन घुमाते हुए वहां से निकल गई। इस बात से अनजान की ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ा अस्मित उसे घूर रहा है। अस्मित की चेस्ट से कमर पूरी सफेद पट्टियों से ढकी थी। उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। खैर अभी तो वह इस हालत में था ही नहीं कि कुछ कर सके। दोपहर 2 बजे आज लॉ फर्म में अपने टेबल पर आकर कार्तिका बैठी। गर्मी की वजह से उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए। पसीने से भीगे चेहरे पर फाइल से हवा मारते हुए उसने टेबल पर रखा पानी पिया, जो गर्मी की वजह से थोड़ा गर्म हो चुका था। उसने जल्दी से कैंटीन में कैलकर कुड वाटर मंगवाया। दूसरी तरफ से किसी की हड़बड़ाकर आवाज आई, जजी मैम हम आ रहे हैं, जल्दी प्लीज, कहकर कार्तिका ने कैल काट दी। अभी कार्तिका को फोन रखे कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि उसके कैबिन का दरवाजा खुला और संयम अंदर आया। कार्तिका के टेबल पर हाथ पटकते हुए वह बोला, मिस कार्तिका ये आपकी लॉ फर्म नहीं है जहां कभी भी किसी भी वक्त आप आ सकती है और मैं कुछ नहीं कहूंगा। कार्तिका ने बिना किसी इमोशन के अपना सर पकड़ लिया। उसकी जबान इतनी सूख चुकी थी कि उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तभी दरवाजा बिना किसी नॉक के खुला और रेयान गुस्से से अंदर आया। बिना संयम पर ध्यान दिए उसने सीधा जाकर कार्तिका को कुर्सी से ऊपर उठाकर अपने सामने किया और गुस्से से बोला, कार्तिका मिश्रा तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की भी और अपनी हरकत के भुगतान के लिए तैयार रहना। मैं तुम्हें इस फर्म में चलने से सांस भरकर नहीं लेने दूंगा, समझी। रेयान ने एक सांस में अपनी पूरी बात खत्म की। कार्तिका के चेहरे पर अब भी कोई बदलाव नहीं आया था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। एक थकी आवाज में कार्तिका बोली, कम इन। दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। उसके हाथ में पानी था। नजर उठाने पर सामने का इतना संगीन माहौल देखकर वह थोड़ा झिझक गया। भाई इधर आ यार, गला सूख चुका है मेरा, कार्तिका ने मरने की हालत में कहा। पीयून जबरदस्ती मुस्कुराकर आगे बढ़ा। इससे पहले कार्तिका पानी का ग्लास पकड़ती रेयान ने उसका हाथ आधे में रोक दिया। कार्तिका की आंखें तीखी हो गई। एक सांस खींचकर कार्तिका बोली, रेयान मुझे पानी पीने दो, वरना अभी जाकर तुम्हारे बाबा के सामने जाकर वही कहूंगी जो कल कहा था। अपना हाथ झटक कर उसने पानी का ग्लास लेकर पानी पिया। ठंडा पानी अंदर जाने के बाद कार्तिका कुर्सी पर बेढंगे तरीके से बैठ गई। अपने बैग से कुछ कागज निकालकर टेबल पर फेंकते हुए वह बोली, ये 4 केस है जो क्लियर हो चुके हैं। वो सुसाइड वाला आउट ऑफ द कोर्ट कल पूरा हो जाएगा और तीसरे के लिए कोर्ट की डेट है 4 दिन बाद। फिर बारी आई रेयान की। तो मिस्टर रेयान, आगे से ना तमीज से मुझे ना तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी वह लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, होगी तो वापस आ जाएगी। अब जाओ। रेयान टेबल पर पड़ी फाइल्स उठाकर उसे दिखाते हुए बोला, ये सब झूठ है। मुझे पता है तुम ये इतनी जल्दी कर ही नहीं सकती हो। तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। नाउ लीव।
उसकी आवाज में गुस्सा महसूस कर रेयाना वह फाइल्स टेबल पर पटक कर वहां से चला गया। संयम की नजर कार्तिका के चेहरे पर टिकी थी। गुस्से में जलती उसकी लाल नाक काफी खूबसूरत लग रही थी। पियून की नजरें भी संयम पर ही थी। वह समझ रहा था उनकी नजरें क्यों कार्तिका पर टिकी है। टेबल पर पड़ी ग्लास को उठाने में उसने जानबूझकर आवाज की, जिससे संयम होश में आया। टेबल पर पड़ी फाइल उठाते हुए संयम कार्तिका से नजरें चुराते हुए वहां से निकल गया। कार्तिका पियून से बोली, कोल्ड कॉफी और आगे से जब भी मैं आऊं पानी के साथ कोल्ड कॉफी ले आना। पियून सर हाँ में हिलाकर कार्तिका को चोर नजर से देखते हुए वहां से चला गया। कार्तिका ने कंप्यूटर खोलकर अपना काम शुरू किया। इसके बाद कार्तिका को किसी ने परेशान नहीं किया। कार्तिका इस बात से अनजान थी कि उसकी बगल वाली ग्लास वॉल से संयम कार्तिका को देख रहा था। संयम कॉन्ट्रो उसका पति है, खुद से कहकर उसने ग्लास वॉल बंद कर दी। रात के 10 बजे कार्तिका ने अंगड़ाई ली। अजलौफम की हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी कार्तिका इतना देर तक ऑफिस में है ये बात अंगड़ाई अजीब थी। अपना सर दबाते हुए कार्तिका खुद से बोली, बस हो गया, कल के लिए भी कुछ बचा दे। बड़बड़ाते हुए अपना सामान समेट कर कार्तिका बाइक की चाबी उठाकर वहां से निकल गई। ऑफिस पूरा खाली था। पार्किंग में आकर कार्तिका ने चाबी से अपनी बाइक ढूंढने की कोशिश की। काफी देर तक चाबी का बटन दबाने पर भी जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया तो कार्तिका ने फोन की लाइट जलाकर चाबी देखी। ये चाबी उसकी नहीं थी। कार्तिका तेरे पास बाइक नहीं है, तू भिखारी है। भिखारी फूटी कौड़ी तक नहीं है तेरे पास। खुद से बातें करते हुए उसने वह चाबी गेट पर खड़े वॉचमैन को दी और वहां से निकल गई। कुछ आगे जाकर कार्तिका को एक बड़ी सी बिल्डिंग मिल गई, जिसके बाहर बलीवर मैल लिखा हुआ था। फिलहाल बलीवर कंपनीज काफी चर्चे में थी। कुछ सोचकर कार्तिका अंदर चली गई। अंदर जाते ही कार्तिका की नजरें कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही सेकंड्स में उसकी नजर बाइक शोरूम पर पड़ी। उसके कदम उस तरफ बढ़ चले। शोरूम में एंटर करते ही उसे एक लड़के ने वार्मली वेलकम किया। वेलकम मैम, आप क्या देखना पसंद करेंगी? हमारे पास काफी अलग अलग कलेक्शन है। कार्तिका चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोली, आपके पास बुलेट है? ये सुनकर लड़के ने कार्तिका को ऊपर से नीचे तक हल्की नजरों से देखा। कार्तिका ने ड्रेसिंग ठीक ठाक की थी। वैसे भी देहरादून शहर में कपड़ों को लेकर जज करने वाले कारनामे काफी कम हुआ करते थे। खुद को इस तरह देखे जाने पर कार्तिका वापस जाने को मुड़ी तो वह लड़का बोला, सॉरी मिस, सॉरी, एक्चुअली हमारे पास अभी बुलेट अवेलेबल नहीं है, बट न्यू कलेक्शन अभी ही लॉन्च हुई है। हमारी बड़ी ब्रांच में स्टॉक्स अभी ही आए हैं। उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? कार्तिका ने बस हाँ में सर हिला दिया। ये सुनते ही अटेंडेंट की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर सब बताकर कार्तिका को आगे ले गया। मैल की बैक साइड में एक बड़े से कंटेनर के पास आकर वह दोनों रुके। कंटेनर के अंदर लाइट्स जली और कार्तिका की आंखों के सामने एक बेहतरीन कारी चमचमाती बाइक आई। ब्लैक कलर जिसमें हल्के से लाल रंग का टच दिया गया था। कार्तिका की आंखों में चमक आ गई। मिस, ये हाल है, बाइक्स की आखिरी बाइक बची है, बाकी सभी वापस दिल्ली पहुंचा दी गई है। एक्चुअली ये काफी कॉस्टली है और गलती से देहरादून वाले मैल में डिलीवर हो गई। उसने अपनी बातों के साथ साथ सब एक्सप्लेन कर दिया। कार्तिका आगे बढ़ी। बाइक को हाथ लगाते हुए वह बोली, क्या मैं इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकती हूँ? उसके ये पूछने पर अटेंडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पास खड़े आदमी की तरफ देखा। उसकी हालत भी कुछ उसकी तरह ही थी। वह बाइक काफी महंगी थी। अगर उसे कुछ भी होगा तो उन दोनों की किडनी, आंखें, दिल, फेफड़े सब बेचने के बाद भी शायद फिर भी पैसे देने बच जाएं। कोई जवाब ना आने पर कार्तिका ने मुड़कर देखा। अटेंडेंट मुस्कुराकर बोला, मिस, मैं सर से पूछकर आपको बताता हूँ। कहते हुए उसने कांपते हाथों से अपने बॉस को कॉल की। सर, एक क्लिंट हाले की टेस्ट ड्राइव लेना चाहती है, कहकर उसने मुड़कर कार्तिका की तरफ देखा, जो उसे बिना किसी भाव के देख रही थी। कुछ सेकंड्स बाद फोन रखकर वह लड़का कार्तिका के पास आकर बोला, मिस, आप टेस्ट ड्राइव पर जा सकती हैं, लेकिन आपको मुझे भी अपने साथ बैठाना होगा, कहकर कांपते हाथों से चाबी कार्तिका की तरफ बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी डांट खाई है, लेकिन फिर भी वह कार्तिका को टेस्ट ड्राइव की इजाजत अपने रिस्क पर दे रहा है। कार्तिका ने चाबी लेकर अपना बैग बगल में खड़े लड़के को पकड़ा दिया। बाइक में बैठते ही कार्तिका को एक प्राउड वाली फीलिंग ने घेर लिया। वो, उसके होठों पर अपने आप मुस्कुराहट ने जगह बना ली। अटेंडेंट उसके पीछे बैठ गया। कार्तिका ने बाइक स्टार्ट की और खाली सड़क पर दौड़ा दी। बाइक सच में काफी अच्छी थी। कार्तिका के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। एक राउंड के बाद कार्तिका ने बाइक रोकी। मैं ये खरीद रही हूँ, बैग में कार्ड है, पेमेंट कर लो। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके सामने आकर उसने अपना पेट पकड़ लिया। शायद वह काफी तेजी से यहां तक पहुंचा था।
इससे पहले वह कुछ कहता अटेंडेंट जल्दी से मुस्कुरा कर बोला, मिस ये हमारे बॉस है। वो आप इतनी महंगी बाइक खरीद रही है ना, इसलिए पेपर वर्क के लिए आए हैं। ये सुनकर अटेंडेंट का बॉस उसे देखने लगा। अटेंडेंट कार्तिका से बोला, मिस आप पक्का ये खरीदना चाहती है? ये 28 लाख की है। हम आपको बस 27 लाख में ही दे सकते हैं। उसने ऐसे कहा जैसे वह जानता हो कि कार्तिका के लिए पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। कार्तिका के होठों हल्के मुड़े। लड़के तुम काफी चालाक हो। 74। कार्तिका सब समझ चुकी थी। दरअसल अटेंडेंट के बॉस ने बाइक की टेस्ट ड्राइव के लिए साफ मना कर दिया था। उसने अपने रिस्क पर उसे बाइक चलाने दी थी। अगले पल कार्तिका और पूरे शोरूम में काम करते लोग कार्तिका के सामने खड़े थे। आज उनके शोरूम से पहली बार इतनी महंगी बाइक खरीदी गई थी। कार्तिका के लिए कुछ सजावट भी हो चुकी थी, जिसमें फिलहाल उसे कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, फिर भी वह वहां बैठी थी। उसने नजरें घुमाकर उस लड़के की तरफ देखा। वह लड़का समझ गया कि कार्तिका अब इरिटेटेड हो रही है, इसलिए उसने जल्दी से बॉस को इशारे कर सब कुछ जल्दी करने को कहा। बॉस भी इतनी बड़ी डी खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी जल्दी से सब काम कर कार्तिका को पेपर्स साइन करने के लिए दिए। पेपर्स साइन होने के बाद दोनों हाथ मिलाया और कार्तिका थैंक यू कहकर वहां से अपनी बाइक पर निकल गई। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था वह एक लड़की होगी जो 27 लाख की बाइक अकेले खरीद कर चली जाएगी। ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं कार्तिका अपने पापा से मिलकर इस बार खुद ही अस्मित के उस अबैंडन पड़े आलीशान फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ी। अहाना भी उसके दिमाग में थी, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकती थी। कार्तिका को उस जगह का रास्ता पता नहीं था। सुबह भी उसे शहर तक आने में काफी दिक्कत हुई थी, इसलिए फोन पर दिख रहे लोकेशन के जरिए कार्तिका आगे बढ़ रही थी। काफी देर चलने के बाद सड़क उन लंबे लंबे पेड़ों के बीच से होते हुए एक जगह पर पहुंची जहां आकर सड़क खत्म हो चुकी थी। कार्तिका बाइक का स्टैंड से लगाकर नीचे उतर गई। काफी अंधेरा हो चुका था। फोन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अस्मित अभी ही रास्ता भूलना था मुझे। इससे अच्छा अस्मित ही उठा लेता। कार्तिका जमीन पर पैर फैलाकर बैठ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा। आसमान में दिख रहे तारों के अलावा वहां कुछ नहीं था। ये अमावस्या जैसा माहौल भी आज ही होना था। कार्तिका जमीन पर लेट गई। अंधेरे में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन कार्तिका को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब तो उसे आदत हो चुकी थी। अहाना के शरीर में रहने के बाद उसने अपने दम पर काफी कुछ अचीव कर लिया था। डर तो जैसे कार्तिका की जिंदगी में इतना था कि अब उसे डर महसूस ही नहीं होता था। ए फियरलेस गर्ल। खुले आसमान में कार्तिका को तारों में अपनी लाइफ दिख रही थी। वह बुरी थी, काफी ज्यादा बुरी नहीं। कार्तिका तुम बुरी नहीं हो। तुम्हें लड़का पसंद आया और तुमने उससे शादी की, अपनी लाइफ में जोड़ लिया, इसमें बुरा जैसा कुछ नहीं है, उसने खुद से कहा। हालांकि उसकी पलकें कुछ नम थी। शायद उसे बुरा लग रहा था उस लड़के के लिए जिसके साथ उसने इतना बुरा किया। अभी वह हाना की बॉडी में रहकर सब एक्सपीरियंस कर रही थी। अपने दिमाग से ना सोचकर वह हाना के दिमाग से सोच रही थी, देख रही थी, इसलिए उसे सब समझ आ रहा था। अब तक उसे सब समझ आ चुका था। खैर, अपनी सोच में गुम कार्तिका की पलकें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह उसी जगह सो गई। सुबह 3 बजे के आसपास कार्तिका की नींद खुली। उसे अपनी कमर के करीब किसी का हाथ महसूस हुआ। तुरंत एक्शन लेते हुए उसके हाथों ने अपने आसपास घूम रहे इंसान का गला पकड़ लिया। आंखें खुलने पर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। तुरंत ही काफी सारी गन्स अनलॉक होने की आवाज आई। कार्तिका ने देखा कि चारों तरफ कुछ 8 से 10 बॉडीगार्ड्स ने उसे घेरा हुआ था। सामने रिवाज खड़ा था, जिसकी गर्दन पर उसकी अंगुलियां थी। कार्तिका ने अपना हाथ हटाया। अपनी जगह से उठते हुए कार्तिका बोली, बच्चे तुम्हें किसी ने बताया नहीं लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है? रिवाज की नजरें उस पर थी। उसके गले पर कार्तिका की 4 अंगुलियों के निशान दिखने लगे थे। कार्तिका ने जम्हाई ली। वो मैं रास्ता भटक गई थी। आदत नहीं है ना, चलो चलते हैं। वैसे भी मुझे काफी नींद आ रही है। कहते हुए कार्तिका जाकर अपनी बाइक पर बैठ गई। रिवाज उसकी बाइक की चाबी निकालते हुए बोला, प्लीज हमारे साथ चलें। मुझे आप पर भरोसा नहीं है। कार्तिका ने 2 पल उसे घूरा और एक टुक जवाब दिया, नहीं। रिवाज ने आंखें छोटी कर कार्तिका को देखा। कार्तिका हाथ झाड़ते हुए बोली, तुम्हें लग रहा होगा ये सब मैं नाटक कर रही हूं। भागने के लिए फिर से भाग गई तो तुम मेरे साथ बैठ जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। कहकर उसने हेलमेट का शीशा नीचे कर जेब से दूसरी चाबी निकालकर बाइक शुरू की। इससे पहले वह भागती रिवाज जल्दी से उसकी हाले बाइक पर बैठ गया। कार्तिका के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। रिवाज ने बाकी गार्ड्स की तरफ देखा ही था कि बाइक स्टार्ट होने के साथ स्पीड में चलने लगी। अस्मित के बाकी गार्ड्स के गाड़ी में बैठने तक कार्तिका और रिवाज आंखों से ओझल हो चुके थे। हमें क्या करना चाहिए ओम?
सबने अपने हेड गार्ड की तरफ देखा। ओम जीप में बैठते हुए बोला, फार्म हाउस चलो। उसके कहने पर सभी वहां से निकल पड़े। फार्म हाउस। अस्मित हो में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जैसे ही उसके कानों में बाइक की आवाज पड़ी, अस्मित सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर कार्तिका लंबे लंबे कदम भरते हुए अंदर आई और सीधा अपने कमरे में घुस गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज अस्मित स्टडी रूम में बैठकर भी साफ सुन सकता था। उसे तसल्ली थी कि कार्तिका गुस्से में आई है तो जरूर गुस्से में है, और गुस्से में है तो उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो वह नहीं करना चाहती थी। अचानक अस्मित की नज़र स्टडी रूम की खिड़की से रिवाज पर पड़ी। उतरे हुए चेहरे के साथ उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, कपड़े भी कुछ खराब थे। 4 कदम ढंग से चलने के बाद रिवाज के पैर लड़खड़ाए। सोफे के सहारे संभलने के बाद रिवाज ने जल्दी से पानी पिया। अस्मित साफ तौर पर उसके कांपते हाथ देख सकता था। गुस्से से टैबलेट पर हाथ मारते हुए वह खुद से बोला, ये लड़की कार्तिका मेरी सोच से भी ज्यादा तेज है। तेज नहीं, प्रेम प्रेम है हमारा। अचानक आई इस आवाज से अस्मित को हैरान किया। दरवाजे से टिककर कार्तिका खड़ी थी। अपने हाथ जेब में डालते हुए कार्तिका के अस्मित के सामने आकर खड़ी हो गई। अस्मित की नजरें उस पर ही थी। कार्तिका ने अस्मित की शर्ट के खुले बटन से देखने की कोशिश की कि उसे चोट कहाँ लगी है। अस्मित की नजरें तीखी हो गई। अपने चेहरे पर आए भावों को छिपाते हुए अस्मित ने कठोर भावों को प्रायोरिटी दी। कार्तिका के होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसने अस्मित के टेबल को किक किया। ध्यान कार्तिका पर होने की वजह से अस्मित पीछे रखी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके होठों से हल्की सी शशिश निकली। उसका हाथ अपने सीने पर चला गया। गुस्से से उसने अपना सर उठाया तो आंखों के सामने कार्तिका का चेहरा था। कुर्सी के दोनों तरफ अपने हाथ टिकाकर खड़ी कार्तिका अस्मित की आंखों में देख रही थी। अस्मित को उन नजरों में कुछ भी नहीं दिख रहा था। कार्तिका का चेहरा अपने और करीब आते महसूस कर उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसने कार्तिका को धक्का देने के लिए हाथ उठाया कि दर्द की तेज लहर ने उसके पूरे शरीर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 75। कार्तिका के चेहरे को कसकर पकड़ अपनी आंखों के सामने करते हुए बोली, आगे से गलती से भी ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि मैं तुम्हें किसी हद तक मजबूर कर सकती हूँ। अपनी शादी भूल गए या स्नेह की मौत, जो मुंह उठाकर मुझसे लड़ने आ गए। तुम अपनी जबान से स्नेह का नाम भी मत लो। अस्मित ने अपने दर्द को छिपाते हुए कहा। कार्तिका हंसी। अस्मित का चेहरा एक तरफ झटकते हुए वह बोली, पंख निकल आए है। कोई बात नहीं, भी माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ये नहीं होगा। यू नो ना हाउ मच ट्रू आई एम। अस्मित गुस्से से उठा। अपने दूसरे हाथ से कार्तिका की बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचकर दांत पीसते हुए बोला, तुम भूल रही हो कि तुम अस्मित राठौर से बात कर रही हो। कार्तिका ने अस्मित के हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को खुद से एक कदम और अस्मित के करीब जाकर वह बोली, अस्मित राठौर, मैंने कहा आगे से ये गलती से भी ना हो तो आपके लिए फायदा होगा। अस्मित राठौर पर जोर देते हुए उसने अपनी बात पूरी की, जैसे कह रही हो, मुझे अच्छे से पता है मैं किसके सामने खड़ी हूँ। अस्मित के चेहरे पर हैरानी थी। लंबे चौड़े अस्मित का सर झुका हुआ था। उसकी नजरें बारी बारी से कार्तिका की आंखों में देख रही थी। कार्तिका उस 1 महीने से बिल्कुल अलग उनकी शादी के दिन वाली लड़की थी, जिसके चेहरे पर वह कुटिल भाव थे जो उसने उससे पहले सीधे आज देखे थे। कार्तिका मुड़ी और वहां से निकल गई। अस्मित की नजरें उस जाते हुए शरीर पर थी। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका। अस्मित, तू कैसे कार्तिका से हार सकता है? भूल मत, उसने स्नेह को मारा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की ताकि कार्तिका से लड़ने के लिए फोकस कर सके। दोपहर। इंजर्ड होने की वजह से अस्मित वर्क फॉर होम कर रहा था। सामने रिवाज बैठा था। दोनों काम कर रहे थे। तभी रिवाज का फोन बजा। फोन साइलेंट कर उसने दोबारा काम पर ध्यान दिया। तभी दोबारा फोन बजा। रिवाज फिर से फोन साइलेंट कर काम पर लगा। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कुछ तो है जो उसे घूर रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो सामने बैठा अस्मित उसे घूर रहा था। रिवाज ने फोन की तरफ देखा जो अभी भी बज रहा था। उसने कैलसीव की दूसरी तरफ से रिवाज को वो सुनने को मिला जो वह सुनना नहीं चाहता था। खासतौर पर अभी, और कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना, कहकर उसने कैल काट दी। फिर अस्मित की तरफ देखकर बोला, बॉस, लेडी बॉस को अभी उनकी सैलरी मिली है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन में 4 केस खत्म कर दिए हैं, जिससे उन्होंने अपनी बाइक खरीदी है। अस्मित की भौहें सिकुड़ गई। 4 केस के लिए 27 लाख कुछ ज्यादा नहीं था। वो देहरादून में जहां एक केस की मुश्किल से 50,000 रुपए मिलते हैं। कार्तिका का साइड बिजनेस होगा, उसके बारे में सब पता लगाओ। अस्मित ने लैपटॉप स्क्रीन देखते हुए कहा। उसे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं हूं, मुझसे पूछो, कहते हुए कार्तिका अस्मित के बगल में आकर टांग फैलाकर बैठ गई।
अस्मित की आंखें ये देखकर बड़ी हो गई कि कार्तिका के लंबे बालों की जगह छोटे छोटे बाल आ चुके थे। मैं कैसी लग रही हूं? मैंने बात काट दिए। कार्तिका ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा। अस्मित ज्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से काम करने लगा। कार्तिका ने चैन की सांस भरी। अहाना और उसमें बस इन बालों का ही फर्क था जो उसने मिटा दिया था, वरना पता नहीं कब तक उसे उन नकली लंबे बालों को पहनना पड़ता। यहाँ नौकर नहीं है? कार्तिका ने पूछा। बदले में किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। कार्तिका कंधे उचकाते हुए खुद ही खाने की तरफ चली गई। किचन में कुछ नहीं था, वह सिर्फ नाम का किचन था। कार्तिका को भूख लग रही थी। बिना खाए तो वह जिंदा नहीं रह सकती, ना ही इतनी दूर इस जंगल में कोई खाना डिलीवर करने आएगा। कार्तिका ने खिड़की से देखा कि बाहर पकड़ के नीचे बैठकर अस्मित के बॉडीगार्ड खाना खा रहे हैं। ये देखकर उसकी सिकुड़ चुकी भौहें वापस अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ गई। बाहर हो में बैठे अस्मित और रिवाज आपस में डिस्कस करने का बाद डील्स के बारे में बात कर रहे थे। वैसे बात तो सिर्फ कर रहा था, अस्मित बस हाँ और ना में जवाब दे रहा था। काफी देर होने के बाद भी जब कार्तिका बाहर नहीं आई तो अस्मित उठकर सीधा किचन में गया। किचन खाली था। अचानक उसकी नजर खुली खिड़की से बाहर पड़ी। वह जल्दी से बाहर गया। गार्डन कुश्ती का मैदान बन चुका था। पसीने में भीगी कार्तिका की तीखी नजरें अपने सामने खड़े लड़के पर थी, जिससे उसकी लड़ाई चल रही थी। वह लड़का आगे बढ़ा तो कार्तिका जमीन पर स्लाइड होकर दूसरी तरफ पहुंची और अगले ही पल वह लड़का जमीन पर गिर चुका था। कार्तिका ने उसे अपने कंधे के सहारे जमीन पर गिरा दिया था। कार्तिका अपने कंधे झटकते हुए बोली, ये अच्छे से नहीं हुआ। वो आजकल मैं ठीक से खाना नहीं खा रही ना, वरना मैं इसमें काफी तेज हूं। उसने पेड़ के नीचे बैठे लड़ाई के जज को अपनी सफाई दी। गार्ड्स में कार्तिका का खौफ था तो, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी कार्तिका से फेस टू फेस लक्ष्य नहीं था। इसलिए सबको लग रहा था कि कार्तिका बस अस्मित के दम पर धौंस जमाने की कोशिश कर रही है। पर फिलहाल उनकी नजरों ने जो देखा था वह काफी था ये बताने के लिए कि कार्तिका उन सबको आसानी से हार सकती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। लेडी बॉस जीत चुकी है। ओम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे पहले आपने लेडी बॉस को ऑफेंड किया था, उम्र में बड़े गार्ड ने पूछा। ओम के कपड़े गंदे हो चुके थे, होठों के कोने पर खून लगा था। कार्तिका को देखकर उसने ना में सर हिला दिया। और तो किसी को मेरे खाने से दिक्कत नहीं है ना? कार्तिका ने कमर पर हाथ रखते हुए उन सब की तरफ देखा। हेड बॉडीगार्ड के हारने के बाद कौन ही ऐसा था जो कार्तिका के सामने खड़ा हो सकता था? इसलिए बाइज्जत उसके हाथ में खाने की थाली रखी गई। खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठी। कार्तिका बोली, आज से मेरी थाली में वही सब होना चाहिए जो ये लड़का खाता है। और मैं वेजिटेरियन हूं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए। लेडी बॉस, अगर बॉस को पता चला तो? एक गार्ड ने पूछा। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।